हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया मेथड जिसे कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्वेश्चन सेट 1 to 5 हमने क्या देखा था, हमने सॉल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को, जहां पर हमारे जो आंसर्स थे वो हमें CF प्लस PI फाइंड आउट करके मिलते थे। और वो क्यों हमें CF एंड PI फाइंड आउट करना होता था वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहलाता है, उसमें हम लोगों को यहाँ भी हमें सॉल्व ही करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ CF निकालने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे PI को नहीं निकालना है। ओके फाइन। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमेशा ही सेम रहेगा कि हमें CF निकालना है। उसके बाद होता क्या है, CF निकालने में हमने देखा था कि CF जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें हमारे कुछ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स C1 C2 C3 C4 Cn इस तरह से रहते हैं। आपको ध्यान में होगा, करेक्ट ना, जो कि हमारे CF के पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे, जो कि हमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है, आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन रहेगा हमेशा ही आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ओके, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन रहेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का क्या मतलब है कि आपका जो CF रहेगा उसमें सिर्फ दो ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हमेशा रहेंगे, ठीक है। आपके आंसर्स में CF के आंसर जो रहेंगे हमेशा उसका रूट्स जो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इस मेथड के अंडर आएंगे और उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट C1 और C2 रहेगा। फाइन। अब बात आती है कि इस मेथड में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि हमने पहले के मेथड में नहीं देखा था और क्यों मुझे PI निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा YC आएगा, ओके, जो भी मेरा CF आएगा उसके जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स रहेंगे उन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं पैरामीटर से। ओके, लेकिन पैरामीटर होता क्या है? तो पैरामीटर आप ऐसा समझें कि ये नथिंग बट पैरामीटर जो है वो आपका वेरिएबल है। ओके, तो ये क्या हमने कहा है, ये कांस्टेंट है, ये C1 C2 ये चीजें कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं। पैरामीटर जो है वो वेरिएबल है। तो अगर मैं दो पैरामीटर यूज करूंगी, क्यों दो पैरामीटर हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि सिर्फ दो ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हमें YC में मिलने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं एक कांस्टेंट को, एक वेरिएबल से, जो कि हम लोग AX नाम देंगे। हमने यहाँ X क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ A लिखूंगी तो ये आपको कांस्टेंट लग सकता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट C1 YC का रिप्लेस करने वाले हैं एक वेरिएबल से जिसे AX कहेंगे। मतलब X के ही वेरिएबल में ये AX रहेगा। सिमिलरली C2 बस एक और बचने वाला है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं BX से। सेम बात, अगर मैं B लिखूंगी तो आपको कंफ्यूज कर सकता है कांस्टेंट से, तो मैंने BX लिखा है, मतलब ये एक वेरिएबल है। ओके, इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि आपको इन पैरामीटर्स के बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल सकते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर बहुत वेराइटी मिलेगा आपको पैरामीटर का, जिसको कि इन सारे फंक्शंस phi-x को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे इस मेथड के थ्रू। ओके, तो पहली बात है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा जॉब आज भी वही है कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो एक्चुअली वो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और ये आप इस मेथड को तभी यूज कर सकते हैं जब ये आपका सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला इसके लिए।
तो यहाँ पर कुछ हमने नाम दिया है W A डैश B डैश, ये चीजें क्या होती हैं बेसिकली, आपका रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसका हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म W से हम लोग नोट करेंगे। तो ये W क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, जो कि होता है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। y2 डैश और y1 डैश क्या है, ये d बाई डी एक्स ऑफ y2 d बाई डी एक्स ऑफ y1 है, ठीक है ना। और ये y1 y2 है क्या, अभी हम लोग कुछ देर में समझने वाले हैं y1 y2 किसे हम लोग कहने वाले हैं। ये बस फॉर्मूला लिस्ट है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। सिमिलरली a डैश और b डैश क्या है, जो हमने अभी अभी नाम दिया था वेरिएबल ax और वेरिएबल bx का। तो ये जो ax वेरिएबल है वो हमारा क्या है, हमने इसे फॉर्मूला कैसे याद करना है कि ये हमारा, हमने देखा ना, ये हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन जो होता है हम लोग phi x से डिनोट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड के फंक्शन को यहाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट आया वो हमने लिख दिया, और इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव ऑफ y2 के, y2 y1 हम लोग कुछ देर में समझने वाले हैं, वो मेरा a डैश है, लेकिन हमें फाइनली निकालना रहेगा a। ओके, और a डैश से अगर मुझे a निकालना है तो मुझे क्या करने की जरूरत होगी, मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी। ओके, सिमिलरली मेरा b डैश क्या होता है, तो ये मेरा a डैश का फॉर्मूला है, अगर मैं b डैश का फॉर्मूला लिखूं तो आप ध्यान देंगे एग्जैक्टली सेम है, राइट। फॉर्मूला याद करना भी कुछ मुश्किल नहीं है, ये राइट हैंड साइड का फंक्शन डिवाइडेड बाय w, और इसे आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं पॉजिटिव y1 से, तो यहाँ सिर्फ y1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका b डैश आ जाएगा। b डैश आ गया तो b कैसे आएगा, b लाने के लिए आपको इंटीग्रेट कर देना होगा इस b डैश को। इसका मतलब हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड में हमें इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत है। ओके, लेकिन जो इंटीग्रेशन रहेंगे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने दो सेट ऑफ इंटीग्रेशन तैयार करके रखा हुआ है, और आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसके 99% क्वेश्चंस तो आप सिर्फ इन दो सेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी एक्चुअली बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, आप ध्यान दें ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो ये इंटीग्रेशन तो sin x cos x tan x cot x sec x cosec x का है, और इन फॉर्मूला को तो हमने अपने स्कूल डेज में भी याद किया हुआ है, करेक्ट ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड सेट फॉर्मूला क्या है, यहाँ इसके आप राइट हैंड साइड को ध्यान दें। ओके, ये राइट हैंड साइड जो है, जो आंसर्स आपके आ रहे हैं इंटीग्रेशन के वो हैं sin x नेगेटिव cos x, tan x नेगेटिव cot x, sec x नेगेटिव cosec x। मतलब यहाँ पर जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसे आपको याद करना है, जो कि साइन से लेकर कोसेक तक है। यहाँ पर जो आप आंसर आ रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक्स का, तो यही आपको कौन सा फॉर्म आपको ये आंसर दे रहा है उसे बस याद करने की जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ के 6 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और ये दो तो बस मैंने कॉमन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 6 इंटीग्रेशन प्लस ये 4 इंटीग्रेशन, यहाँ के 6 प्लस 4, आपको सिर्फ 10 इंटीग्रेशन को अच्छे से रिकॉल कर लेना है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y डबल डैश प्लस 4y इक्वल्स 4 sec स्क्वायर 2x। इसमें ये सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि सॉल्व करें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। हमने क्या कहा था कि मेरा पहला स्टेप है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करूं, वो तो मैं हर बार करती हूँ, करेक्ट ना। जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप है आप YC निकालते हैं, और YC निकालने के स्टेप्स भी हमने देखे हुए हैं। अगर आपको ब्रशअप करना है YC निकालने के स्टेप को तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 और 3 देख सकते हैं, और उसके बाद इसको समझेंगे तो काफी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ सारा रोल YC का ही है, हमें YP तो फाइंड आउट ही नहीं करना है, PI तो निकालना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे मैं डी फॉर्म में लिख रही हूँ, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिख दिया सिंपली, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, या तो इसे कहे तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना है। और वो कैसे निकालते हैं, हमें राइट हैंड साइड के फंक्शन को जीरो कर देना है, मतलब इसे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन तैयार कर रहे हैं,
और d को रिप्लेस करना है m से, ठीक है। और y जो मेरा वेरिएबल है हम लोग इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, ये सब आपको पता होगी, करेक्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप हमारा आ गया और आप देखेंगे कि हमेशा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब आपके दो रूट्स आएंगे हमेशा ही। ओके, जब दो रूट्स आएंगे तो यहाँ हमने देखा कि जो मेरा रूट आया है वो इमेजिनरी पेयर आया है। इसे मैं क्यों इमेजिनरी पेयर कह रही हूँ, क्यों नहीं मैं इसे कॉम्प्लेक्स पेयर कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट मेरा जीरो है, करेक्ट। रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे मैं बोल सकती हूँ ये इमेजिनरी पेयर है रूट का। फाइन। अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हम लोग थर्ड स्टेप क्या करते हैं, YC लिखते हैं। YC में क्या हम लोग करते हैं, YC में सिंस मेरा रियल पार्ट जीरो है इसलिए e⁻x टर्म मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि e⁻0x जो कि 1 देगा तो वो हमने नहीं लिखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने क्या लिखा है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये 2 जो है ये 2 यहाँ से ही आया है, ठीक है। तो YC तो हमने निकाल लिया, फाइन। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा स्टेप 2 होता है उसमें हम लोग W फाइंड आउट करते हैं, रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहने जा रहे हैं, जब मेरा YC इतना आया है हम लोग कहेंगे कि Y इक्वल्स C1 को मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है AX से। A क्या है, एक वेरिएबल है जिसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। यहाँ पर पैरामीटर कहने का मतलब है इसमें वैरायटी ऑफ चेंजेस आप इसमें किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, AX इंटू cos 2x है, ये cos 2x एज इट इज है, प्लस C2 को मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है BX से, ठीक है। ये x कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, ये दिखा रहा है कि वो आपका वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x। और तब ये sin 2x एज इट इज मैंने लिख दिया। यही मेरा आंसर है, अगर आप ध्यान दें तो आपका आंसर यही आने वाला रहेगा, सिर्फ आपको A और B का वैल्यू निकालना है। So be the complete solution of given equation where ax, bx are to be found. Fine. तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हम लोग ने देखा था कि सिंस मैंने कहा कि हमें अब सेकेंड स्टेप में W निकालना है। W का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। लेकिन उसके पहले y1 y2 होता क्या है, तो वो हमें यहाँ पर पता चलने वाला है। आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो C1 के अलावा जो कुछ भी रहेगा, ठीक है, जो कुछ भी रहेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अलावा वो आपका y1 रहेगा। तो हमने लिख दिया y1 यहाँ पर, मतलब ये आपका कुछ नहीं, ये आपका y1 है। ओके, आपके हमेशा YC दो टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो जो C2 है वो तो मिल गया, आपको मालूम है C2, तो जो आपका C2 है उसे तो आपने रिप्लेस करना है B से। उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा वो आपका हो जाएगा y2, मतलब मेरा y2 जो है वो sin 2x है। ओके, तो y1 और y2 मिल गया, लेकिन जो मेरा स्टेप 2 जिसे कि मुझे W फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे y1 डैश भी चाहिए, y2 डैश भी चाहिए। तो मेरा y1 डैश का क्या मतलब होता है, d बाई डी एक्स ऑफ y1, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, या तो हम कहें तो माइनस sin 2x इंटू 2। तो मुझे y1 डैश मिल गया। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x आपको क्या देगा, cos 2x, और 2x की वजह से 2 भी दे देगा, तो यह आ गया। अब मेरा w क्या हो जाएगा, y1 इंटू y2 डैश। y1 क्या है आपका cos 2x इंटू y2 डैश है आपका 2 इंटू cos 2x माइनस y2 क्या है sin 2x इंटू y1 डैश है मेरा माइनस माइनस मैं यहाँ प्लस कर सकती हूँ, इंटू 2 इंटू sin 2x। ओके, मतलब क्या हो गया आपका, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, और ये आपको क्या देगा, 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गिव्स यू 1। तो ये आपका 2 आ गया, मतलब आपने सेकेंड स्टेप पर भी काम कर लिया जो कि आपने W निकाल लिया। थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा, स्टेप 3 है, आपको A डैश निकालना है और आपको B डैश निकालना है। जो हमने यहाँ पर AX BX कहा है ना, उसका हमें A डैश B डैश जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। ये मेरा थर्ड स्टेप रहेगा। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, जो भी आपने A डैश निकाला उसको इंटीग्रेट करना रहेगा, जो आपको A देगा वही A आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और B डैश का मुझे इंटीग्रेशन करना रहेगा स्टेप 4 में। ओके, स्टेप 4 में ये करना रहेगा।
स्टेप 4 में हमें करना रहेगा जो कि आपको b देगा, वही b आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मैंने कहा था ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 3 कहाँ से सॉल्व होगा। ओके, ये था स्टेप 2, ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 था, स्टेप 2 था डब्ल्यू निकालना। अब हम लोग आ रहे हैं स्टेप 3 में। फाइन, स्टेप 3 में हमने क्या कहा, a डैश के फॉर्मूले को हमने देखा था कि ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फाई एक्स बाई डब्ल्यू था इंटू निगेटिव ऑफ y2। ओके, तो मेरा फाई एक्स क्या है, फाई एक्स जो है मेरा, जो कि राइट हैंड साइड फंक्शन जो है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है 4 sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई w अभी हमने निकाला जो कि 2 था। अब हमें निगेटिव ऑफ y2 करना है, y2 यहाँ पर है, y2 है आपका साइन 2x। फाइन, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी आप a डैश निकाले वो थोड़ा इस तरह का हमारा ये जो फंक्शंस हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को आप इस तरह से अरेंज करें कि आपका जो आंसर आए a डैश का, वो उन सारे जो 10 फॉर्मूला को हमने देखा था इंटीग्रेशन का, उसके फॉर्मेट में आ जाए। उसमें आ जाने से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 10 फॉर्मूला को देखा हुआ है। अगर हम इस फॉर्म को उन 10 फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला के अंडर में अगर हम इसको रीअरेंज कर सके तो हमारा फोर्थ स्टेप में तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो एक लाइन का आंसर रहेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 और 4 को कैंसिल किया नेगेटिव साइन के साथ, 2 साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं -2 साइन 2x, सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर 2x, या फिर हम लिख सकते हैं -2 साइन 2x, कॉस स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं cos 2x इंटू कॉस 2x, और आप इसे लिख सकते हैं -2 इंटू tan 2x इंटू दिस इज व्हाट 1 बाई कॉस 2x आपको दे देगा sec 2x। फाइन, हमने a डैश निकाल लिया, तो अब हमारा स्टेप 4 क्या कहता है, आपको a निकालने की जरूरत है, करेक्ट ना। a आप कैसे निकालेंगे, आपने जो कुछ भी a डैश में लिखा है उसको आप बस इंटीग्रेट कर देने वाले हैं और आपका a आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं -2 को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये क्या है आपका, ये है tan 2x इंटू sec 2x dx। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2, और ये tan इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x आपको क्या देने वाला है, फॉर्मूला लिस्ट में आपने देखा था, ये आपको देने वाला है sec 2x। ओके, लेकिन सिंस ये 2x है, विथ रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हैं, तो आपको डिवाइडेड बाई 2 भी करना है। मतलब फाइनली आपका क्या आने वाला है, फाइनली आपका आंसर आ रहा है माइनस sec 2x प्लस k1। ये k1 कांस्टेंट को मैंने लिखा है, आप c1 c2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो c1 c2 आपको कंफ्यूज कर सकता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, तो आप बेटर है k1 लिखें, k1 k2 आप लिख सकते हैं। तो आपने a ले लिया, करेक्ट, यही a आपके फाइनल आंसर का एक पार्ट आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको b डैश निकालना है, इंटीग्रेट करना है, और फाइनली आपका आंसर का b पार्ट भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर b डैश निकाल रही हूँ। b डैश में मुझे क्या लिखने की जरूरत है, राइट हैंड साइड का फंक्शन जो कि फाई एक्स है, वो क्या था, 4 sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई w जो कि 2 था, इंटू मुझे कर देना है सिंपली y1 से, y1 है मेरा क्या, cos 2x। फाइन, अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरा b डैश है, ये क्या है मेरा b डैश, इसे मैं लिख सकती हूँ cos 2x और यहाँ पर 2 कर दूँ, 2 और 4 को, और ये क्या है आपका, ये है sec स्क्वायर 2x। ओके, इस sec स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर 2x। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक ही फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ cos और cos को। तो ये मुझे क्या देने वाला है, 2 इंटू 1 बाई cos 2x, मतलब ये दे रहा है 2 sec 2x। ओके, तो b डैश जब मेरा 2 sec 2x आया, तो मैं b निकालने के लिए क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है 2 sec 2x का, करेक्ट। यानी कि ये अगर मैं फिर से ध्यान दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x जो है वो हमने तो फॉर्मूला में ही देख लिया था, और वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec थीटा का क्या होता है, ये हम लोग लिखते हैं log sec 2x प्लस tan 2x। लेकिन ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 2x है और विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको डिवाइड बाई 2 भी करना होगा, ठीक है। प्लस सम कांस्टेंट मैंने नाम दे दिया k2। तो फाइनली आपका b क्या आया है, b आपने निकाल लिया, वो है log sec 2x प्लस tan 2x प्लस k2। ओके, तो फाइनली आपने
आपके चारों स्टेप्स को फॉलो किया और ए और बी निकल गया। अब लास्ट में तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस सब्स्टिट्यूट कर देना है उस y के जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म ऑफ y क्या था मेरा, उसमें मुझे यहाँ पर a लिखना था, करेक्ट। ये a में जो कुछ भी a है आप बस इसे कॉपी कर दें, इस कांस्टेंट को भी लिखने की जरूरत है, इस कांस्टेंट को हटाना नहीं है। जो भी a आया है वो मैंने a यहाँ लिख दिया, इनटू उसके बाद क्या करना था, y1 लिखना था। y1 क्या है, y1 तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, यहाँ cos 2x है, a इंटू cos 2x मैंने कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या करना है मुझे, फाइनल आंसर जो कि ये y है, यहाँ पर मुझे लिख देना है अब b में जो कुछ भी है आप बस कॉपी कर दें, k2 को भी कॉपी करें, हर चीज आपने कॉपी कर दिया, इंटू आपका y2 करना है, y2 क्या है आपका sin 2x है। और यहाँ पर हम देखें तो ये टर्म हमारा आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली आप इस स्टेप को एक बार सिंप्लीफाई कर दें। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसे, अगर आप इस स्टेप को देखें, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस सेक 2x एक्चुअली सेक 2x इंटू कॉस 2x। ओके, तो सेक 2x और कॉस 2x आपको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है, तो ये टर्म ही आपका -1 बन जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि सेक 2x विल बी व्हाट, 1 बाई कॉस 2x। ठीक है, अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, k1 इंटू कॉस 2x, फाइन, प्लस लॉग का पूरा टर्म लॉग सेक 2x प्लस tan 2x इंटू साइन 2x करने वाले हैं, प्लस k2 इंटू साइन 2x करने वाले हैं। तो टर्म्स सभी सेम रहेंगे, बस यहाँ पर आपको -1 लिखना होगा, ये -1 लिखा गया है, और यहाँ k1 cos 2x और k2 sin 2x भी यहाँ पर हमारा भी आया हुआ है, और लॉग का टर्म है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स ई रेज टू एक्स टैन एक्स। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपके क्वेश्चन में रहेगा कि यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तक से समझ लिया है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फाइंड करना है CF। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो आपके हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन में फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप, सिंस ये मेरा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है W क्या होता है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, करेक्ट ना, फाइन। स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 में आपको फाइंड करना है A डैश एंड B डैश। ठीक है, और स्टेप 4 क्या है आपका, स्टेप 4 में आपको इंटीग्रेट कर देना है A डैश को, और B डैश को भी इंटीग्रेट करना है, जो कि आपको देगा A, आपको देगा B यहाँ पर। ठीक है, और फाइनली A और B को ही आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं YC में, जो कि आपका फाइनल आंसर दे देगा। ओके, तो हम लोग अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है हमें CF फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में अगर आऊं तो मुझे क्या लिखने की जरूरत है, y1 y2 तो पता चल गया, अब मुझे y1 डैश और y2 डैश भी निकालना है। ठीक है, तो y1 मेरा क्या है, y1 मैंने देखा e रेज टू x cos x है, तो y1 डैश क्या होगा, तो CF फाइंड आउट हमने किया, पहला स्टेप है हमारा D के फॉर्म में लिख दिया, सेकेंड स्टेप है हमने ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखा, और जो उसका रूट आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है कॉम्प्लेक्स पेयर, फाइन। अब हम लोग थर्ड स्टेप निकाल रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या हमने निकाल दिया, हमने YC निकाल दिया, मतलब मेरा स्टेप 1 कंप्लीटेड। और सिंस हमारे 2 रूट है, इसलिए 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर रियल पार्ट भी है, इस वजह से e रेज टू 1x भी है, करेक्ट, ये 1 की वजह से e रेज टू 1 इंटू एक्स है, और यहाँ पर प्लस माइनस y है 1 इंटू वाई, इस वजह से cos 1x sin 1x, या फिर कहे तो cos x sin x है। तो हमारा जो फाइनल YC आया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, e रेज टू x c1 cos x प्लस e रेज टू x c2 sin x। ठीक है ना, हमने क्या कहा था कि हमें अब YP निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, यही YC हमारा जनरल फॉर्म दे देगा और हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो जनरल फॉर्म कैसे हमारा आने वाला है, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसे ही मैंने पैरामीटर जो कि वेरिएबल है उससे रिप्लेस कर दिया। EX एज इट इज कॉमन है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दोनों का, सिंपली C1 को हमने A से रिप्लेस किया, सिंपली C2 को हमने B से रिप्लेस किया। ओके, और एज इट इज जो कुछ भी है वो हमारा यहाँ पर लिख दिया गया है।
अब आप बताएं कि हमारा y1 y2 भी तो हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही, मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमें बता देता है कि c1 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता देता है c2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता देता है y1 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता देता है y2 क्या है। तो y1 क्या होगा, y1 जो होगा, जो कुछ भी a के अलावा, करेक्ट ना, जो कुछ भी a के अलावा है आपका, वो ही आपका y1 है। या आप अगर yc को देखें तो c1 के अलावा जो कुछ भी है आपका फर्स्ट टर्म, मतलब e रेज टू x इंटू कॉस x आपका y1 है, e रेज टू x इंटू कॉस x आपका y1 है। सिर्फ c1 को आप छोड़ दें, उसके अलावा जो कुछ भी है वो आपका y1 है। सिमिलरली आपका y2 क्या आएगा, सिर्फ आप C2 को ध्यान न दें, उसके अलावा जो कुछ भी है, मतलब e रेज टू x इंटू साइन एक्स आपका y2 आएगा। तो आपके yc को ही देखकर आपको तो सारा ही कुछ पता चल गया कि ये क्या है। तो अगर मुझे y1 y2 मिल गया तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरा w क्या है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो ये आपका u इंटू वी फॉर्म का फॉर्मूला है। और हमें क्या मिल गया, e रेज टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपको देगा माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस e रेज टू एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो आपको e रेज टू एक्स ही देता है, और ये आपका हो गया कॉस एक्स। मतलब आपका y1 डैश क्या है, e रेज टू एक्स को अगर कॉमन निकाला हमने तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक है, ओके। अब मैं निकालने जा रही हूँ y2 डैश। उसके पहले मुझे लिखना होगा कि मेरा y2 क्या है, y2 है e रेज टू एक्स साइन एक्स, और y2 डैश क्या होगा, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी क्या होता है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ओके, इसका मतलब ये आ गया आपका e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और e रेज टू एक्स का डी बाई डी एक्स तो e रेज टू एक्स ही देगा, मतलब e रेज टू एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो cos x प्लस साइन एक्स, तो मेरा y2 डैश भी आ गया। ठीक है, अब मैं निकालने जा रही हूँ कि w क्या होगा। w का फॉर्मूला है y1 इंटू वाई टू डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। तो मैंने एज इट इज इन सभी टर्म्स को यहाँ पर अकॉर्डिंगली लिख लिया है। y2 डैश है मेरा e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस y2 क्या है मेरा e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, और y1 डैश है e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, अगर मैं इसे मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो ये क्या आपका आ गया, e रेज टू एक्स, आपको ये पता होगा e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, मतलब e रेज टू टू एक्स होगा। तो यहाँ मैंने e रेज टू टू एक्स लिख दिया, और cos x इंटू कॉस एक्स को यहाँ मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों ही टर्म में e रेज टू टू एक्स है। cos x इंटू कॉस एक्स आपको देगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, और फिर माइनस माइनस प्लस आपको देगा साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए और आपका आ रहा है e रेज टू टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, मतलब आपका W जो आया e रेज टू टू एक्स आ गया। फाइन, तो आपने सेकंड स्टेप भी फाइंड आउट कर लिया, आपका W है e रेज टू टू एक्स। अब हम लोग चल रहे हैं कि हमारा स्टेप 3 क्या है, हमें फाइंड आउट करना है a डैश b डैश। तो इस मेथड में पहले a डैश b डैश निकाला जाता है, बाद में इंटीग्रेट करके a b निकाला जाता है। और a डैश b डैश का भी फॉर्मूला हमने देखा हुआ है फॉर्मूला लिस्ट में। जो मेरा a डैश है उसे अगर मैं पहले लिखूं वो क्या है मेरा, फाई एक्स जो है राइट हैंड साइड का फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का e रेज टू एक्स इंटू टेन एक्स है, डिवाइडेड बाई w था e रेज टू टू एक्स, और इस e रेज टू टू एक्स को हमने यहाँ लिख लिया, और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ y2 से। ओके, सो माइनस ऑफ e रेज टू एक्स, यहाँ y2 गिवन है, e रेज टू एक्स साइन एक्स से। फाइन, इसे मैं क्या कर सकती हूँ, e रेज टू एक्स और e रेज टू टू एक्स कैंसिल हो गया, ये आया मेरा माइनस साइन एक्स टेन एक्स। ओके, यहाँ थोड़ा मुझे क्या ध्यान देने की जरूरत है कि मैं इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को इस तरह से रीअरेंज करूं कि मुझे उन 10 फॉर्मूला जो कि मुझे यहाँ पर गिवन है उसको मैं यूज कर सकूं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, और मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। लेकिन इससे भी कोई फायदा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये मेरा तो जनरल फॉर्म में, तो फॉर्मूला के फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है। मैं एक और काम कर सकती हूँ, सिंस नीचे कॉस है तो ऊपर भी अगर मैं
कॉस के टर्म में अगर लेकर आ जाऊं तो मे बी मेरा आंसर सिर्फ कॉस और सिर्फ 1/cos sec x या cos x के टर्म में आ सकता है। तो वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें मालूम है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 देता है, इस वजह से sin स्क्वायर एक्स आपको क्या देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देगा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो इसको करने से फायदा क्या हुआ कि सभी कुछ कॉस एक्स के ही टर्म में आ गया है। मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों को सेपरेटली मैं कॉस एक्स कर दूं, तब तो ये काफी आसान दिखने लगा। ये हो गया माइनस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ए डैश। और मुझे ए निकालने के लिए क्या करने की जरूरत है, ए निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना है माइनस सेक एक्स डी एक्स, उसके बाद फिर से दो टर्म है इसलिए मैं दो सेपरेटली इंटीग्रेट कर रही हूँ, cos x dx। और हमने देखा है कि cos x, हमने देखा है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा log sec x प्लस tan x, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमें क्या देता है, sin x देता है। और फाइनली हमें प्लस k1 जो भी कांस्टेंट है ऐड करना भूलना नहीं है। तो ये मेरा a आ गया, इस a को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा करके रख देना है हमारे जनरल फॉर्म जो yc का था, जो कि y इक्वल्स, और मेरा एक पार्ट आंसर का आ चुका है। अब मुझे काम करना है b डैश और फिर b निकालने के लिए। b डैश को मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। हमने क्या देखा था, फाई एक्स बाई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है y1 से। फाई एक्स क्या है, राइट हैंड साइड का टर्म जो कि e रेस टू एक्स tan x था, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू था e रेस टू 2x, इसे मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ y1 से। y1 क्या है हमारा, e रेस टू x cos x है। ओके, तो हमने देखा था कि कैसे ये दो टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका b डैश क्या आने वाला है, cos x इंटू tan x। ओके, cos x इंटू tan x का इंटीग्रेशन निकालने की से बेटर है कि हम लोग क्या काम करें, हम लोग इसे लिख दें cos x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, और ये आपको क्या देने वाला है, sin x। फाइन, तो b डैश मेरा sin x आ गया। स्टेप 3 कंप्लीटेड। स्टेप 4 में क्या है, आपको b निकालना है, मतलब कि आपको इंटीग्रेट कर देना है b डैश को विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आपने देखा कि आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत है sin x dx को, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऐड करना हमें नहीं भूलना है। और हमने निकाल लिया कि मेरा b भी क्या आ गया है, तो हमने तो अब आंसर ही निकाल लिया, करेक्ट ना। हमें a मालूम चल गया है और हमें b भी मालूम चल गया है, बस इसे मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना है yc के जनरल फॉर्म में। तो वो क्या था मेरा, y इक्वल्स जो भी था e रेस टू एक्स a cos x प्लस e रेस टू एक्स b sin x, ठीक है। तो e रेस टू एक्स को तो ऐसे ही लिखा है हमने, a में जो कुछ भी है वो सभी कुछ आप एज इट इज कॉपी कर दें, ठीक है। उसमें आप कांस्टेंट को भी ऐड करें, हर चीज आपने a को एज इट इज कॉपी कर दिया, इनटू cos x लिख दिया, प्लस हमने इसे अलग किया इस वजह से यहाँ पर e रेस टू एक्स अगेन यहाँ पर इस टर्म में भी आने वाला है, और b के जगह पर जो कुछ भी आया था मेरा टिल k2 हमने वो सभी कुछ लिख दिया, इनटू sin x किया। और फाइनली बस हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, मतलब जो भी log का टर्म है, ठीक है, log का टर्म में e रेस टू एक्स भी है, log भी है, cos x भी है, हमने अलग कर लिया। उसके अलावा जो भी विदाउट log टर्म है, जो कि ये टर्म और फिर इस टर्म को और इस टर्म को हमने एक साथ लिख लिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यही हमारा मेथड है वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।